गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे होंगे? आशा करते अच्छे होंगे। आज आप लोगों को हम जो है कि एनसीईआरटी का जो क्लास 10th है उसकी जो ज्योग्राफी की बुक है उस बुक के बारे में जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, हर एक दिन इसका वीडियो एक पे एक देते जाएंगे चैप्टर बाय चैप्टर। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एनसीईआरटी का ज्योग्राफी में क्लास 10th की उसको प्रत्येक दिन पढ़ाएंगे, क्योंकि अब जो बिहार सरकार के द्वारा क्लास 10th में बिहार बोर्ड में जो बुक चलती थी उसके स्थान पे कहा जाता है कि एनसीईआरटी की बुक प्रीफरेंस किया जाएगा, उसको चलाया जाए। इसको देखते हुए हम प्रत्येक दिन ये एनसीईआरटी की जो बुक है, जो ज्योग्राफी की बुक है या 9th की बुक को पढ़ाएंगे, फिर 9th क्लास का होगा, 10th की हिस्ट्री पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर हर एक वीडियो सभी सब्जेक्ट का अलग फाइल बना करके आपको मिलता रहेगा। तो पहला चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं संसाधन एवं विकास। पहला चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। अब हम लोग 9th क्लास में, 8th क्लास में, 7th क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि संसाधन होता क्या है। संसाधन कहने का मतलब है कि मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करने वाले सभी चीजें संसाधन कहलाते हैं। जैसे हो गया वायु, जल, मृदा आदि, बेंच, डेस्क, कलम, कॉपी, पंखा, बोर्ड, ये मार्कर। तो ये हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो भी कोई चीजें हैं तो हम अपने दैनिक जीवन में जिस किसी भी चीज का सहारा लेते, जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, वो सारा चीज क्या होता है? संसाधन होता है। उसके बाद आते हैं विकास। विकास क्या कहते हैं? विकास का मतलब क्या होता है? किसी चीज के उत्तरोत्तर बढ़ोतरी, मतलब विकास वही तो भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि विकास का सामान्य अर्थ होता है पीछे की अपेक्षा। पीछे की अपेक्षा, ये उल्टा लिखा गया है, यहां लिख देते हैं पीछे की अपेक्षा आगे प्रगति। पीछे की अपेक्षा आगे प्रगति, मतलब कहने का मतलब हुआ कि पहले जितनी चीजें थी उसके अलावे आप आगे जो हो गया उससे ज्यादा प्रगति कर रहे हैं, आगे विकसित हो रहे हैं, तो उसी को हम विकास कहेंगे। अब कहते हैं कि अब ये संसाधन को सामान्यतः हम लोग 8th क्लास में देखते हैं कि मुख्य संसाधन को 2 भागों में बांटा गया। एक क्या, कौन कौन से? एक मानवीय संसाधन, एक प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन क्या होता है? मानव के द्वारा जो निर्मित चीजें होती है उसको हम मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, ये है मार्कर है, मेरा शर्ट है, मेरा घड़ी है, क्या रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ये क्या कहते हैं, एरोप्लेन है। इन सारी चीजों को जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसी को हम मानवीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा होता है प्राकृतिक संसाधन। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब हो गया कि प्रकृति में जो मौजूद चीजें हैं, जैसे वायु है, जल है, मृदा है, तो ये जो प्रकृति है, पर्वत है, पहाड़ है, ये जो प्रकृति से जो निर्मित होती है इसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसके बाद कहते हैं किंतु जब हम हायर क्लास में जाते हैं तो इन संसाधन को विभिन्न भागों में विभिन्न आधार पे बांटते हैं। किंतु संसाधन के विभिन्न आधार और अनेक भागों में बांटा गया। संसाधन को विभिन्न आधार पे बांटा गया। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति का निर्माण हुआ ना, वही उत्पत्ति का निर्माण। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब हुआ कि जिसमें जीवाश्म यानी जीव की मात्रा होता है वो जैव संसाधन, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव, तो ये जैव संसाधन हो गया। अजैव का मतलब जो निर्जीव वस्तुएं जैसे सामान होता है, जैसे चट्टान हो गया, ये अजैव हो गया। हम जैसे कहते हैं कुर्सी हो गया, अजैव हो गया। मतलब ये हमारा ये मार्कर हो गया, ये अजैव हो गया। मतलब जिसमें जीवात्म यानी कहने का मतलब जिसमें जीव की मात्रा नहीं होता है वो अजैव संसाधन कहते हैं। अब आते हैं इसी के आधार पे, पहला देख चुके थे उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव। अब दूसरा में हम देखते हैं कि समाप्यता के आधार पे। अब ये होता है कि सर समाप्यता क्या होता है? समाप्यता का मतलब होता है कि खपत, ठीक है, मतलब होता है कि समाप्यता के आधार पे कि संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। तो समाप्यता के आधार पे 2 भागों, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन।
हम कहिएगा सर नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन होता है कि ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर ले और दोबारा उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? दोबारा उपयोग में ला सकते, उसको नवीकरणीय कहने का मतलब है कि नवीकरणीय का मतलब होता है ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग में लाए दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जल से हम विद्युत बनाते हैं, यहाँ से जल निकल जाएगा, फिर जो जल दूसरा उधर निकल जाएगा, वहां से भी तो हम विद्युत बना सकते हैं। पवन ऊर्जा का है, पवन यहाँ से निकल जाने के बाद फिर दूसरा को पवन, वैसी पवन से हम ऊर्जा बना सकते हैं, तो वो हो गया नवीकरणीय। और नवीकरणीय का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिसका हम एक बार उपयोग कर लिए दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे, उसी को अनवीकरणीय संसाधन। जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन तेल, तो ये सारे जो संसाधन है अनवीकरणीय। क्या बताइए, आप डीजल का एक बार उपयोग कर लीजिएगा तो क्या कहते हैं मशीन में या कोई गाड़ी में दे दीजिएगा, वो उपयोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिसका एक बार हम उपयोग कर लिए पुनः दोबारा उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं, उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद आते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। और तो स्वामित्व के आधार पे 3 भागों में बांटा, जिसको 4 भागों में बांटा गया। व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत का मतलब होता है कि जिसका खुद अपना निज होता है, उसको व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हम कह दें कि ये मेरा घर ही है, ये मेरा खुद का अपना है, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गया। जिसे किसी के नाम की जमीन है, वो खुद उसका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। किसी का शर्ट है, जैसे कि हम शर्ट पहने हुए, तो ये खुद मेरा है, तो ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। मतलब जिस किसी में खुद का अधिकार होता है, अपनापन का अधिकार होता है, उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे। और सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब जिस किसी भी क्षेत्र में, उस समुदाय में, उस क्षेत्र में जो वहां का जो संसाधन है, जैसे हम कहते हैं कि खेल का मैदान, तो किसी पार्क है जो किसी क्षेत्र विशेष में, वहां क्षेत्र समुदाय के लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, वो सामुदायिक संसाधन हो गया। किसी विद्यालय हो गया, उस क्षेत्र के लोग वहां का उपयोग कर रहे हैं, वो सामुदायिक हो गया। चर्च हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सारी जो संसाधन होते हैं उसको सामुदायिक संसाधन कहते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसपे संपूर्ण देश का अधिकार होता है, उसको राष्ट्रीय संसाधन। जैसे हम कहते हैं कि रेलवे स्टेशन पूरे भारत में का सबका अधिकार रहता है, उस पर एयरपोर्ट कह देते हैं, वो हो गया। तो जैसे सारे जो संसाधन होते हैं उसको राष्ट्रीय संसाधन, या सरकारी कोई भवन है, या सरकारी कोई बिल्डिंग है, कोई स्टैच्यू है, तो वो जो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है कि ऐसे संसाधन जो पूरे विश्व का अधिकार जिसपे हो। तो कहिएगा सर कैसे होगा पूरे विश्व का अधिकार? हम जानते होंगे कि समुद्री कानून यह होता है कि किसी सीमा से 200 नॉटिकल माइल, यानी तटीय सीमा से 200 नॉटिकल माइल की दूरी के बाद जो समुद्र में जो कोई संसाधन पाए, जैसे तेल मिला, तो वो तेल के संपूर्ण विश्व का अधिकार होगा। इसी को हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कोई मछलियां पाई जाती है या अन्य कोई चीज, खनिज संसाधन पाए जाते होंगे, तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन, जिसपे पूरे विश्व का अधिकार होता है, उसको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। अब आते हैं विकास के स्तर के आधार पे। विकास स्तर का मतलब होता है कि आने वाले समय में उसको हम बना सकते हैं, संसाधन के उपयोग में ला सकते हैं, उसी को कहते हैं संभावी संसाधन। जैसे हम कह दें कि कचरा फेंका हुआ रहता है, कचरा में कोई सामान फेंका, जैसे हम गैरेज वाला को देखते होंगे कि कोई छोटा सा पूजा पाठ फेंक देता, तो उसका उपयोग क्या करता है, कभी उसको बनाने में उसका चीज लेके आ गए, तो वो क्या हो गया, भविष्य में आने वाला उपयोग है, लेकिन वर्तमान में नहीं है, लेकिन भविष्य में उसका हम जो उपयोग में ले आते हैं, उसके संसाधन में कर लेते हैं, उसी को हम संभावी संसाधन कहते हैं। जैसे कचरा में कोई डब्बा फेंका हुआ, उसको लेकर के हम उपयोग में ले आए, वो हमारा संभावी हो गया। विकसित का मतलब वही निर्माण कर लिए, उससे नया डिजाइन बना लिए, उसको हम विकसित होंगे। भंडार का संचित कोष, ये तीनों, ये चारों जो संसाधन है वो क्या है, विकसित विकास के स्तर के आधार पे है। आई होप ये जो हम सारे संसाधन के बारे में बोले अच्छी से तरफ से समझ गए होंगे। और यदि पूरे डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप यदि ऑफलाइन में आना चाहते हैं, यदि नजदीक में है तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए। आप आराम से बहुत एक एक करके परिभाषा
हम लोग लिखते जाएंगे और आसानी से इस बात को समझ लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।